नमस्कार, आदाब। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 5 सितंबर 2025। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर हमारा नया शो खबर इंडिया की। इस शो में भारत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एडीआर की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। देश के करीब 50% मंत्रियों पर हैं क्रिमिनल केस। क्राइम रिकॉर्ड में किस पार्टी ने मारी बाजी, बताएंगे हम। अवैध खनन रोकना महिला आईपीएस को क्यों पड़ा भारी, वीडियो कॉल करके किस मंत्री ने लगाई फटकार। मुसलमानों को लेकर जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख का बड़ा बयान। ज्ञान वापी और मथुरा पर किसके बयान का किया समर्थन, बताएंगे हम। बी से बीड़ी, बी से बिहार पर गरमाई सियासत। बीजेपी ने विपक्षी पार्टियों पर बिहार को बदनाम करने का लगाया इल्जाम। पुलिस हिरासत में हुई मौतों पर कोर्ट की सुप्रीम फटकार। कहा फिर हुई चूक तो जिम्मेदार होगी सरकार। और मशहूर अदाकारा शिल्पा शेट्टी और उनके पति के खिलाफ लुक आउट नोटिस हुआ जारी। 60 करोड़ की धोखाधड़ी का इल्जाम। चलिए शुरुआत करते हैं इस शो की। चुनाव सुधार संस्था एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में एक बड़ा और हैरत अंगेज खुलासा हुआ है। ये रिपोर्ट हमारे पाक साफ हुक्मरानों की पोल खोल रही है। एडीआर ने 27 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ केंद्र सरकार के मंत्रियों के शपथ पत्रों यानी कि एफिडेविट का विश्लेषण किया। आप चौंक जाएंगे ये जानकर कि किस पार्टी ने यह खिताब हासिल करने में बाजी मारी है। देश के 302 मंत्रियों में से करीब 50% नेताओं ने आपराधिक केस की बात कबूली है। इनमें से 170 से ज्यादा ऐसे मंत्री हैं जिन पर मर्डर, किडनैपिंग और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर इल्जाम हैं। महिलाओं के खिलाफ समझ रहे हैं ना आप? अभी आधी आबादी को गाली देने पर पूरे देश में जमकर बवाल काटा जा रहा है। और अब ये रिपोर्ट। महिलाओं के सम्मान की हर बार दुहाई दी जाती है, लेकिन नेताओं की फितरत होती है, वो कहते कुछ और है, करते कुछ और। खैर, अब बताते हैं कि वो खुशनसीब पार्टी कौन सी है जिसके नाम ये खिताब आया है। खबर के मुताबिक केंद्र की बीजेपी सरकार के 72 मंत्रियों में से 29 पर आपराधिक केस दर्ज हैं। सोचिए, 650 से ज्यादा मंत्रियों में से करीब 170 पर मर्डर, रेप जैसे गंभीर आरोप हैं और उनमें से बीजेपी के 136 और कांग्रेस के 45 मंत्री शामिल हैं। यहां पर भी बीजेपी कांग्रेस को मात दे गई। जिन शपथ पत्रों के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार हुई है वो 2020 से 2025 के बीच चुनावों के दौरान दाखिल हुए थे। तमाम पार्टियां और बीजेपी कुछ ज्यादा ही साफ सुथरी राजनीति, क्राइम फ्री प्रदेश की बात करती है, लेकिन मंत्री, एमएलए सब आपराधिक केस वाले आ जाएं हुकूमतों में, तो फिर किसके बयानों पर विश्वास कीजिएगा आप। और अब बात करते हैं उस वायरल वीडियो की जिसने महिला सम्मान का एक और उदाहरण पेश किया है। मामला है महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के कुर्दू गांव का, जहां एक महिला आईपीएस अवैध खनन को रोकने पहुंची थी। तभी एक बड़े मंत्री का अचानक फोन आ जाता है। ये जनाब थे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के अध्यक्ष अजीत पवार, जो फोन पर महिला आईपीएस को फटकारते नजर आए। महिला आईपीएस बार बार फोन पर समझाती रही कि मुझे कैसे पता कि आप डिप्टी सीएम साहब बोल रहे हैं, आपका नाम लिखकर तो कोई भी फोन कर सकता है, मैं कैसे यकीन करूं। फिर क्या था, मंत्री साहब को वीडियो कॉल ही करना पड़ गया। इस दौरान दोनों के बीच बहस हुई। वहीं एनसीपी के नेताओं ने इस वीडियो को लीक करने के पीछे साजिश करार दिया है। हमें ये तो नहीं पता कि साजिश है या नहीं है, लेकिन इतना पता है कि ऑन ड्यूटी अफसर, वो भी एक महिला को, इस लहजे में तो नहीं फटकारना चाहिए। मोदी जी और उनकी मंत्री भी यही कहते हैं उनके कि महिलाओं का सम्मान जरूरी है। बेशक कुछ बड़े नेताओं पर महिला अत्याचार के ही कितने ही मामले दर्ज हों, लेकिन बात तो यही की जाती है टॉप चेस कि महिलाओं का सम्मान जरूरी है। खैर, ये अधिकारी भी एक महिला है, जैसे पीएम मोदी की माँ एक महिला थी। उनकी इज्जत है पूरी दिल में हमारे, मगर इस महिला के अपमान पर किसी प्रदेश में बंद नहीं बुलाया जाएगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर जमीयत उलेमा के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने सहमति जताई है। मदनी साहब ने कहा कि उन्हें आरएसएस और मुसलमानों के बीच बातचीत से कोई एतराज़ नहीं है। अच्छी बात है, मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन नेताओं की जुबान का क्या, वो तो वक्त वक्त पर बदलती रहती है। चुनाव से पहले कुछ और, चुनाव के बाद कुछ और। आज हाथ मिलाने वाले बात कर रहे हैं, दिल तोड़ने वाले अल्फाज भी इनकी जुबान पर ही होंगे कल को। खैर, आपको बताते हैं कि मोहन भागवत ने कब और क्या कहा था।
जिसका समर्थन मदनी साहब ने किया है। दिल्ली में आरएसएस के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कहा था कि इस्लाम का लंबा इतिहास रहा है, इसलिए हमें साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। ज्ञानवापी और मथुरा पर दोनों कौमों को बातचीत करनी चाहिए। इसी बयान को मदनी ने अपना सपोर्ट दिया है कि हाँ चलिए बातचीत करनी चाहिए। यूएई से वांटेड भगौड़े हर्षित बाबूलाल जैन को प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया है। इंटरपोल से रेड नोटिस जारी होने के बाद उसे इंडिया लाया गया और गुजरात पुलिस को सौंप दिया गया। टैक्स चोरी, अवैध जुआ और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हर्षित बाबूलाल जैन वांटेड चल रहा है था। खबरों के मुताबिक हर्षित बाबूलाल 100 से ज्यादा मामलों में वांछित था। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर दंगल जारी है। बी से बीड़ी, बी से बिहार पर राजनीति गरमाने लगी है। केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को लेकर बीजेपी ने विपक्षी पार्टियों को अपने निशाने पर लिया है। बीजेपी नेता अब कांग्रेस और आरजेडी पर बिहार को बदनाम करने का इल्जाम लगा रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि बिहार की तुलना बीड़ी से करना बिहारियों का अपमान है, जिसे बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और चुनाव में उनको जवाब देगी। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा जनता का क्या जवाब आता है, वो किसकी बीड़ी को सुलगाएगी और किसकी बीड़ी को बुझाएगी। चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने विरोधियों को लगातार झटके दे रहे हैं। लगातार उनकी सरकार कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं कर रही है, लोक लुभावन योजनाएं। लेकिन सवाल ये उठता है कि सभी हुक्मरानों को चुनाव के वक्त ही ये सब याद क्यों आता है। जिस साल चुनाव होने हो उस साल फ्री सेल की तरह ऐलान पर ऐलान किए जाते हैं। जैसे ही चुनाव खत्म हुए, जनता की तरफ यही नेता मुड़कर भी देखना नहीं चाहते। फिलहाल नीतीश कुमार के निशाने पर, चुनावी निशाने पर वोटर के लिहाज से मुसलमान और महिला वोटर दोनों हैं। मुंबई में अनंत चतुर्दशी से पहले ब्लास्ट की धमकी दी गई है। व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज मुंबई पुलिस को मिला है, जिसमें दावा किया गया है कि लश्कर जिहादी के 14 आतंकी शहर में आ चुके हैं। आतंकी 400 किलो RDX 34 गाड़ियों में ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इतना अपने बारे में कौन खुलकर बताता है। खैर, धमकी भरा मैसेज आने के बाद से मुंबई पुलिस ने पूरे शहर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है, जो अच्छी बात है। क्राइम ब्रांच से लेकर ATS और तमाम सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड में आ चुकी हैं। हमारी भी लोगों से अपील है, खासतौर से मुंबई के, कि अफवाहों पर यकीन ना करें, पुलिस की कही बातों को मानें। किसी संदिग्ध गतिविधि को देखें तो उसकी इत्तला सबसे पहले पुलिस को दें, ताकि दहशतगर्द अपने मंसूबों में कामयाब ना हो सकें। वैसे अगर वो गाड़ियों के नंबर भी बता देते तो काम और ज़्यादा आसान हो जाता। देश के सभी थाने अब हाई क्वालिटी के CCTV कैमरों से लैस होंगे। क्या केंद्र सरकार ने यह ऐलान किया है? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए इस आदेश की पालना के लिए कहा है। पुलिस हिरासत में हुई मौतों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिक्र जाहिर करते हुए यह आदेश दिया है। बीजेपी शासित राज्य अकेले राजस्थान में ही पुलिस हिरासत में पिछले 7-8 महीनों में 11 लोगों की मौत हो गई। कोर्ट ने कहा कि ये कैमरे हाई क्वालिटी वाले होने चाहिए। लॉकअप से लेकर मेन गेट, कॉरिडोर, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के कमरे, ड्यूटी रूम और थाने का पूरा कैंपस CCTV कवरेज में होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस मामले को लेकर आदेश दे चुका है, लेकिन अब कोर्ट ने कहा कि आदेश की पालना नहीं हुई तो उसके लिए राज्य की सरकार जिम्मेदार होगी। मशहूर फिल्म एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की जिंदगी जैसे ही संभलने लगती है, फिर कोई ना कोई मुसीबत बिन बुलाए आ जाती है उनकी जिंदगी में। दिलखुश मिजाज अदाकारा शिल्पा और उनके पति के खिलाफ अब लुक आउट नोटिस जारी किया गया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक ये पूरा मामला 60 करोड़ की धोखाधड़ी का है। बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने ये केस दर्ज करवाया था। 2015 से 2023 के बीच उन्हें बिजनेस बढ़ाने के लिए कपल को उन्होंने 60.48 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन इल्ज़ाम है कि 60 करोड़ उन्होंने अपने पर्सनल खर्च पर बर्बाद कर दिए। एक मीटिंग में दरअसल तय हुआ था कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की कंपनी को दीपक कोठारी लोन देंगे, वो भी 75 करोड़ का 12% सालाना ब्याज के साथ। लेकिन दोनों ने टैक्स का हवाला देते हुए इन्वेस्टमेंट के तौर पर फंडिंग को दिखाया। हालांकि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के वकील ने इन सभी इल्जामात को सिरे से नकार दिया है, लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच मुंबई पुलिस कर रही है। दिल्ली NCR समेत मैदानी इलाकों में पानी का पहरा और गहरा होता जा रहा है। नोएडा के तो कई सेक्टर डूब गए।
कुछ इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यमुना नदी पहले ही खतरे के निशान पर बह रही है। एनसीआर के कई इलाकों में पानी 4-4 फीट तक भर चुका है। हरियाणा के पंचकुला, हिसार, रोहतक और झज्जर में सभी स्कूल बंद हैं। राजस्थान के अजमेर में जुमेरात की रात भारी बारिश के बाद बोराज तालाब की दीवार ढह गई और 1000 से ज़्यादा घरों में सैलाब आ गया। पंजाब में तो बाढ़ से मरने वालों की तादाद बढ़कर 43 हो गई है। राज्य के 23 जिलों के 1655 गांवों में 3,55,000 से ज़्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। कश्मीर की तो ये हालत है कि देश के बाकी हिस्सों से कश्मीर का संपर्क ही कट गया है, कांटेक्ट टूट गया है। लैंडस्लाइड के चलते उधर रास्ते बंद हो गए हैं। इधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना नदी के किनारे बसे इलाके डूब गए और आज दिल्ली, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज की गई। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये प्रोग्राम आखिर तक देखा तो आप बहुत शानदार व्यूअर हैं। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें अगर ना किया हो। सलामत रहिए, खुश रहिए।